वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत के रेलवे मार्गों पर, भारत के जल मार्गों पर और भारत के वायु मार्गों पर। ठीक है, साथ ही में हम राजस्थान का भी थोड़ा रेल मार्ग वगैरह का हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेलवे पर। देखो, भारतीय रेलवे एशिया की तो सबसे बड़ी, इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है रेलवेज़ में, तो हम इसको वर्बली यानी एक्सप्लेनेशन हम इसका ज़्यादा करेंगे। डायग्राम्स इसमें क्योंकि रूट बनाने नहीं पड़ते हैं, तो सीधा हम वर्बल इस पे बात करेंगे। तो एशिया की तो सबसे बड़ी और विश्व की दूसरे सबसे बड़ी जो रेलवे प्रणाली है वो हमारे भारत में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो हमारे भारत में है। अगर हम रेल मार्गों की लंबाई की बात करते हैं तो रेल मार्गों की लंबाई के आधार पर हमारे भारत का स्थान चौथा होता है। ठीक है, इसमें यूएसए, चीन, रूस के बाद हमारे भारत का स्थान आता है। ठीक है, अब अगर हम हमारे भारत में बात करें कि भारत में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होता है उत्तर प्रदेश। और अगर सेकंड की बात करते हैं तो सड़क परिवहन की भांति यहां पे भी हमारा राजस्थान रेलवेज की लंबाई में भी दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत की पहली जो रेलवे सेवा है वो कहाँ प्रारंभ हुई, तो भारत की प्रथम रेलवे सेवा 16 अप्रैल 1853 में ब्रिटिश शासनकाल में 34 किलोमीटर की छोटी सी लंबाई में मुंबई से ठाणे के मध्य प्रारंभ हुई। मुंबई से ठाणे के मध्य प्रारंभ हुई। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो रेल मार्ग है हमारा शुरू हो गया 1854 में, और वो हुआ था कोलकाता से रानीगंज। कोलकाता से रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है और यहाँ पे लंबाई काफ़ी अच्छी रखी गई। 180 किलोमीटर की लंबाई में ये हमारा जो रेलवे मार्ग है उसका निर्माण हो गया। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन भी हमारे महाराष्ट्र में चली थी और वो था मुंबई से कुर्ला के बीच में। मुंबई से कुर्ला के बीच में 1925 में भारत की पहली विद्युत रेल सेवा का प्रारंभ हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत में मेट्रो रेल सेवा का परिचालन कब शुरू हुआ, तो मेट्रो रेल सेवा का जो उद्घाटन या यूं कहें कि एक्टिव कब हुई, रेल चलना कब शुरू हुई मेट्रो, तो रेल चलना शुरू हुई थी 1984 में। लेकिन पहले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाली थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1972 में भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना का क्या कर दिया था, उद्घाटन कर दिया था। पहली मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन कर दिया किसने किया, इंदिरा गांधी ने। और 1984 में ये शुरू भी हो गई थी। कहां से, ये वेस्ट बंगाल में चली, दमदम से टोलीगंज तक। दमदम से टोलीगंज तक ये पहली मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हो गई, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों फिर एक क्वेश्चन आता कि भारत की सबसे लंबी जो रेल है वो कौन सी है। लंबी रेल का मतलब रेलवे मार्ग की लंबाई से नहीं है, लंबी रेल का मतलब है बोगियों की संख्या, कितनी बोगियां, डिब्बे। तो सर्वाधिक डिब्बे वाली या सबसे लंबी जो ट्रेन है वो चलती है हमारी दिल्ली से इलाहाबाद, और उसको हम कहते हैं प्रयागराज एक्सप्रेस। प्रयागराज एक्सप्रेस दिल्ली से इलाहाबाद ये हमारी सबसे लंबी ट्रेन है। अब ऐसा होता है कि सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग हमारा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा लंबा जो रेल मार्ग है वो है हमारा डिब्रूगढ़, असम में पड़ता है ना, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक नाम है इसका विवेक एक्सप्रेस, और प्रारंभ हुई थी 19 नवंबर 2011 में। मनमोहन सिंह शासनकाल में इस ट्रेन को रवाना किया गया था, यानी प्रारंभ किया गया था 19 नवंबर 2011, और इंदिरा गांधी की जो जयंती थी उसके उपलक्ष्य में इस योजना को, मतलब इस ट्रेन को प्रारंभ किया गया था इंदिरा गांधी की याद में। ठीक है, अब सबसे लंबी ट्रेन हो गई। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली ISO सर्टिफाइड जो ट्रेन है वो कौन है,
तो उस ट्रेन का नाम है शान ए भोपाल। शान ए भोपाल वो ट्रेन है जो भारत की पहली ISO सर्टिफाइड ट्रेन है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि भारत की पहली ISO प्रमाणित मेट्रो रेल कौन सी है। तो भारत की ISO प्रमाणित पहली मेट्रो रेल है दिल्ली मेट्रो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर क्वेश्चन आता है कि कुछ नवीन ट्रेनें हैं जिन पर नाम आता है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये हमारे बनी थी पेराम्बूर जो चेन्नई में है यानी तमिलनाडु में, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में इसका निर्माण हुआ था और ट्रेन का नाम है वंदे भारत, जिसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है, ट्रेन 18 भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है। इसी तरह तेज चलने वाली जो ट्रेन है उनमें एक गतिमान एक्सप्रेस भी है, दिल्ली से आगरा तक चलती है। अब ये हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसको हम कहाँ क्या नाम देते हैं, इसको ट्रेन 18 भी कहते हैं। ये दिल्ली से कटरा तक जाती है, दिल्ली से कटरा तक जाती है और इस ट्रेन का उद्घाटन भी किया था पीएम मोदी ने 23 फरवरी 2019 में। 23 फरवरी 2019 में ये ट्रेन चलाई गई थी वंदे भारत। पहले ट्रेन का नाम वंदे मातरम रखा गया था, लेकिन थोड़ा विवादों में आने की वजह से इस ट्रेन का नाम रखा गया वंदे भारत। ओके, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भारत की पहली निजी ट्रेन का। आप जानते हैं कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बेच दिए जा रहे हैं। इसी तरह से एयरपोर्ट का भी निजीकरण किया जा रहा है, बड़े बड़े एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। उनके पीछे सरकार का कोई लॉजिक क्या है वो एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं। जो हम कहते हैं ना कि एक सरकारी इमारतें, सरकारी भवन, ये एक राष्ट्रीय धरोहर होती हैं, हम इन्हें बेच नहीं सकते हैं या जो भी है, लेकिन जब सरकारें, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ठीक है, तो चलो जब हम बात करते हैं हमारी प्रथम निजी ट्रेन की, तो प्रथम निजी ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस वर्तमान में हमारे भारत के 4 रूट पर चलती है, 4 रूट पर। पहला जो रूट है इसने प्रारंभ किया था 24 मई 2017 में। 24 मई 2017 में ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से प्रारंभ होके, यानी कि मुंबई से प्रारंभ होके गोवा का एक स्थान है करमाली, करमाली गोवा तक इसे चलाया गया। 24 मई 2017 में तेजस एक्सप्रेस पहली निजी ट्रेन के रूप में संचालित हुई। उसके बाद 1 मार्च 2019 को दूसरी तेजस एक्सप्रेस, भाई ट्रेन एक ही है, 4 रूट है, मतलब एक ही ट्रेन का मतलब ब्रांड एक ही है, तेजस एक्सप्रेस। अब तेजस एक्सप्रेस के 4 रूट हैं प्रधान। ठीक है, तो पहला जो रूट हो गया कहाँ, मुंबई से करमाली, और 24 मई 2017 में ये प्रारंभ हुई थी। दूसरा जो रूट है वो है हमारे चेन्नई से मदुरई तमिलनाडु में, चेन्नई से मदुरई तमिलनाडु में, और वो प्रारंभ हुआ था 1 मार्च 2019 में। ठीक है, तीसरा जो रूट है वो 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से दिल्ली, 4 अक्टूबर 2019 लखनऊ से दिल्ली, जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उन्होंने उस रेल का उद्घाटन किया था तेजस एक्सप्रेस का। और नवीनतम जो है वो नवीनतम 17 जनवरी 2020 को चलाई गई थी, नवीनतम 17 जनवरी 2020 को, और वो चली थी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, 17 जनवरी 2020 में अहमदाबाद से मुंबई। तो ये हमारी मुख्य ट्रेनें हैं, ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है वो कौन सा है, तो वो है गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म, और वो गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म है उत्तर प्रदेश में। अब क्योंकि रेलवे, जब हम बात कर रहे हैं कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, तो इस रेल प्रणाली का संचालन करने के लिए हमें जोन चाहिए, जोन चाहिए। तो भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है, और उन 18 जोन में से एक जोन हमारे राजस्थान में भी आता है, उत्तर पश्चिम जोन, जो कि जयपुर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या करते हैं, भारत के जो रेलवे जोन हैं, 18 रेलवे जोन हैं, उन 18 रेलवे जोन की हम बात करने वाले हैं। एक एक को आप अच्छे से याद रखना। पहले मैं बता दूं कि नवीनतम रेलवे जोन है भारत का दक्षिण तटवर्ती रेलवे जोन, दक्षिण तटवर्ती रेलवे जोन है, जो कि विशाखापट्टनम में मुख्यालय है उसका। ठीक है, तो बात करते हैं हम हमारे भारत के 18 रेलवे जोन पे। कंटिन्यू आप साथ रहें। भारत के 18 रेलवे जोन को हम एक डायग्राम में बनाएंगे। ठीक है, और उस डायग्राम से वो हमें याद हो जाएगा।
तो पहले तो हम दिशाएं बना लेते हैं। उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये 8 दिशाएं हमने बना ली हैं। अब इन 8 दिशाओं में जहां पर ये जो क्रॉस कर रही हैं सभी की सभी, उसको हम कहते हैं मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन। ठीक है, अब मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है मुंबई। मुंबई मध्य रेलवे जोन। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा तो ही ये आ पाएंगे, तो हम इसको ये लिखेंगे मध्य का मैं, मध्य रेलवे में रे। ठीक है, मध्य रेलवे जोन। जैसे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को ऊपरे लिखते हैं ना, ऊपरे, तो ये है मैं अरे, मध्य रेलवे जोन, और इसका मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पे चलते हैं, मध्य पे आ गए। उत्तरी जो रेलवे जोन है वो है दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे जोन पर आते हैं तो दक्षिण महानगर कौन सा है? चेन्नई, तो ये चेन्नई में होगा। पूर्वी जो रेलवे जोन है महानगर कौन सा है? कोलकाता ना, तो कोलकाता। इधर पश्चिम में महानगर कौन है? मुंबई, तो मुंबई में चर्च गेट, चर्च गेट मुंबई, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, अब ये जो किनारे हैं इन पे पहुँच जाते हैं, चारों दिशाओं पे पहुँच गए। अब इन किनारों पे पहुँच जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो रेलवे जोन है वो है मालेगांव, असम में। मालेगांव असम, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ऐसे बन जाएगा उत्तर पूरब, ऊ पूरे, है ना, इस तरह से। तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, अब बार बार में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिशाएं लिखी पड़ी हैं। तो मालेगांव। नॉर्थ वेस्ट में चलते हैं तो जयपुर, ये हमारे राजस्थान में है, और राजस्थान में है इसलिए थोड़ा सा याद रखना कि 2002 में बना था ये। वैसे हम राजस्थान का जो रेलवे नेटवर्क वगैरह है उसकी हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, राजस्थान का मेट्रो जो रेलवे वगैरह है उसको हम पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो जयपुर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक आगे? ये हो गया, ये हो गया, ये साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट वाला जो रेलवे जोन है वो भी है कोलकाता में ही, कोलकाता। कोलकाता में एक्चुअल में 3 रेलवे जोन है, 2 तो ये हो ही गए। ठीक है, एक रेलवे जोन है कोलकाता में मेट्रो, मेट्रो रेलवे जोन। ठीक है, मेट्रो रेलवे जोन भी कहाँ है? कोलकाता। ठीक, आगे आ जाते हैं हम। तो साउथ ईस्ट हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। यहाँ पे चलते हैं साउथ वेस्ट में हुबली। हुबली, हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। हुबली कर्नाटक। ओके, हमने चारों दिशाएं, 8 दिशाएं देख ली हमने, बीच वाला भी देख लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ये है पूर्वी, ये है बीच वाला, तो अगर यहाँ पे हम कर दें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? पूर्वी मध्य। ये बीच में, ये पश्चिमी। यहाँ पे हम बना दें तो इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी मध्य, पश्चिमी मध्य। तो पश्चिमी मध्य जो है वो तो है जबलपुर में, जबलपुर में। और जो पूर्वी मध्य है, पूर्वी मध्य है वो है हाजीपुर में। ठीक है, इसको हम लिखते हैं पश्चिमी मध्य। ठीक, अब ऐसे ही ये उत्तरी, ये मध्य, तो ये बनता है उत्तरी मध्य। ठीक है, उत्तरी मध्य रेलवे जोन। ये उत्तरी मध्य रेलवे जोन पड़ता है गोरखपुर में, गोरखपुर में। ठीक है, अब ये भी मध्य में आ गया, ये भी मध्य हो गया, ये भी मध्य। अब ये दक्षिणी मध्य, दक्षिणी मध्य जो रेलवे जोन है ये पड़ता है हमारे तेलंगाना के सिकंदराबाद में।
सिकंदराबाद, कौन सा, दक्षिणी मध्य दमरे, ठीक है। सिकंदराबाद पड़ता है तेलंगाना में, ओके, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये तो है प्रधान, अब कुछ इनके आजू बाजू में किनारों पे बने हुए हैं, ठीक है। अब किनारों पे जो बने हुए हैं उनमें सबसे पहले चलते हैं ये वाला, यहाँ पे दक्षिण तटवर्ती, इसको कहेंगे दक्षिण तटवर्ती रेलवे जोन, ये नवीनतम है। दक्षिण तटवर्ती रेलवे जोन क्या है, नवीनतम है। और दक्षिण तटवर्ती जो रेलवे जोन है वो है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना भाई, उत्तरी मध्य गोरखपुर में नहीं है, ये इलाहाबाद में है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी मध्य है ना, ये गोरखपुर में है। उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे जोन ये गोरखपुर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये दक्षिण तटवर्ती रेलवे जोन विशाखापट्टनम में, ठीक है। अब एक होता पूर्वी तटवर्ती, ये दक्षिण तटवर्ती, ये पूर्वी तट, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन। तो पूर्वी तटवर्ती जो रेलवे जोन है वो भुवनेश्वर में पड़ता है, भुवनेश्वर उड़ीसा। ये दक्षिण पूर्वी, ये मध्य, तो दक्षिण पूर्वी मध्य, ये दक्षिण पूर्वी मध्य जो रेलवे जोन है ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पड़ता है, बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे प्रधान रेलवे जोन हैं, इनको आप ध्यान रखना, पूछा जाता है। अब इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन फिलहाल तो यही है कि भारत का नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है, विशाखापट्टनम में। और एक क्वेश्चन है कि अपने राजस्थान में कौन सा रेलवे जोन है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है, मुख्यालय है जयपुर में, 14 जून 2002 में ये स्थापित हुआ था। अब क्वेश्चन एक और बताता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ऐसे पूछते हैं कि भारत की कौन सी ट्रेन है जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है यूनेस्को ने। तो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त 3 ट्रेन हैं, वो एक तो है हमारी दार्जिलिंग हिमालय वाली टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग ट्रेन हिमालय, ठीक है। एक है नीलगिरी माउंटेन और एक है हमारी कालका शिमला हिमाचल प्रदेश। 3 वर्ल्ड हेरिटेज, दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन जिसका नाम है दार्जिलिंग हिमालय, एक है हमारी कालका शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में, और एक है हमारी नीलगिरी माउंटेन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो था हमारे भारतीय रेलवे से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। अब इसी के साथ हम शामिल करने वाले हैं इसी चैप्टर में राजस्थान का रेलवे और मेट्रो से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन, तो उसे भी आप अपने साथ इसमें याद रखना। हम क्या इससे हमें बेहतर मिल जाएगा कि भाई क्योंकि रेलवे क्या है संघ सूची का विषय है, तो क्योंकि रेलवे अब राजस्थान में भी है तो उसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे, जिस तरह से हमने सड़क परिवहन की बात की थी, ठीक है। चलो करने वाले हैं राजस्थान के रेल परिवहन सेवा पर। दोस्तों वास्तव में राजस्थान की जो रेल परिवहन सेवा है बहुत ज़्यादा नवीन नहीं है। अपने राजस्थान में क्योंकि राजपूताना शासनकाल में ब्रिटिश जो सरकार है उनका राजपूताना से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, अतः राजस्थान में प्राचीन समय से ही रेल सेवा का प्रारंभ हो गया था। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि भारत का जो प्रथम रेल उद्योग है वो भी अपने अजमेर में ही स्थापित हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगर अपन बात करें राजस्थान से पहले कि विश्व में रेल सेवा कहां प्रारंभ हुई, तो दोस्तों याद रखिए कि विश्व की प्रथम रेल सेवा 1826 में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, 1826 में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। उसके बाद ब्रिटिश शासन क्योंकि अपने यहाँ पे भारत में उसका आगमन हो चुका था, तो भारत में विशेषकर माल परिवहन और विशेषकर यूं कह सकते हो आप कोयला और जो लोहा है उसके परिवहन हेतु ब्रिटिश सरकार को यहाँ पे सस्ते परिवहन के रूप में रेल सेवा का प्रारंभ किया जाना आवश्यक हो गया। ऐसे में उसने 16 अप्रैल 1853 में
बोरीबंदर एक स्थान पड़ता है मुंबई में। बोरीबंदर से पुणे के बीच में, ठीक है, एक अपना पहली रेल सेवा को प्रारंभ किया, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, कि अपने भारत का स्थान रेलवे जो परिवहन है उसमें भारत कहाँ स्थान रखता है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि रेल एक संघ सूची का विषय है, ठीक है, रेल परिवहन संघ सूची का विषय है, और पूरे विश्व में ये एकल संचालन वाला भारत में रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान होगा कि रेलवे जो डिपार्टमेंट है वहां भारत के सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं, ठीक है। बात करते हैं अपने राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में रेल सेवा प्रारंभ कैसे होती है। तो अपना जो राजस्थान है, राजस्थान में 1874 में, ठीक है, लिखा है मैंने, अप्रैल 1874 में जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई जो कि अभी दौसा में है, तो बांदीकुई तक अपनी ये रेल सेवा प्रारंभ हो गया राजपूताना शासन काल में, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिए, ये अपने भारत की राजस्थान की प्रथम रेल सेवा थी। ओके, अब अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई क्या है, तो अपने पास जो नवीनतम डाटा है मार्च 2015 तक के, उनके अकॉर्डिंग 5,898 किलोमीटर की जो लेंथ है टोटल, उतने मार्ग पर राजस्थान में रेल मार्ग बना दिए गए थे। और अगर रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से बात करते हैं अपन, तो याद रखिए यूपी के बाद अपने राजस्थान का दूसरा स्थान होता है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, ध्यान रखिए। ये अपन बात कर चुके रेलवे संघ सूची का विषय है। ओके दोस्तों, अब देखो रेलवे लाइन जो होती है वो सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है कि रेलवे लाइन कितने प्रकार की होती है, बट क्योंकि मेरा ये जो अपन बात कर रहे हैं वीडियो पे, ये एक्चुअल में सभी तरह के एग्जाम में ये आते हैं, तो रीट लेवल फर्स्ट में विशेषकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अपने भारत में ब्रॉड गेज जो होता है, बड़ी लाइन होती है, ब्रॉड गेज बड़ी लाइन जिसको अपन कहते हैं, उनके बीच में 2 पटरियों के बीच में गैप कितना होता है, तो ब्रॉड गेज में ये गैप होता है 1.67 मीटर, ठीक है। अगर मीटर गेज की बात करते हैं तो मीटर गेज नाम से पता लग रहा है कि 1 मीटर होना चाहिए, और नैरो गेज की बात करते हैं तो 0.610 से लेकर 0.662 मीटर तक जो 2 रेलवे लाइन है, यानी 2 पटरियां साथ है, पैरेलल है, उनके बीच की ये दूरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने राजस्थान में रेलवे जोन की। देखो दोस्तों, अपना जो भारत है, भारत में अभी तक टोटल 18 रेलवे जोन आ चुके हैं, ठीक है, 18 रेलवे जोन है। और इन 18 रेलवे जोन जो कि नवीनतम की अगर बात करें ना, तो अपना विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये अपने भारत का 18वां रेलवे जोन निर्मित किया गया है। अब अपने राजस्थान में कोई रेलवे जोन है क्या, ये भी अपने को पता होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अपना जो राजस्थान है उसमें उत्तर पश्चिम रेलवे ऊपर है। अभी कभी राजस्थान में जो ट्रेन है जो विशेष राजस्थान जोन से निकलते हैं, तो उनपे लिखा हुआ देखा होगा अपने ऊपर है। ऊपर है का क्या मतलब होता है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय है जयपुर में, ठीक है। अब इस जयपुर के जोन के अंतर्गत राजस्थान में 4 रेल मंडल कार्यरत है। राजस्थान में 4 रेल मंडल कार्यरत हैं। कौन कौन से हैं, इनमें आता है अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रेल मंडल है। अब ना इन 4 रेल मंडल के अलावा एक रेल मंडल और है राजस्थान में, वो आपको पता होना चाहिए कौन है, ठीक है, वो रेल मंडल है कोटा। कोटा, लेकिन कोटा जो रेल मंडल है वो उत्तर पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय जयपुर में है, जोन के अंतर्गत नहीं आता है। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो रेलवे जोन मंडल है कोटा, ये फिर किस जोन में आता है, तो आप याद रखें ये आता है कोटा पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में आता है जिसका मुख्यालय है जबलपुर।
जबलपुर आप जानते हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से अपने राजस्थान में हो जाते हैं कुल 5 रेल मंडल और 1 रेलवे जोन। एक रेलवे जोन जो ये जयपुर है ये बना था अपना 2002 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब विशेष क्वेश्चन आने वाला है राजस्थान की जो मेट्रो रेल सेवा है उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी जस्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की मेट्रो रेल सेवा पर। दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान में जयपुर मेट्रो परिवहन सेवा के बारे में। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है उसी के द्वारा प्लान किया हुआ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अपने राजस्थान में संचालित है। एक्चुअल में जनवरी 2010 में, जैसा कि अपन ने बात करी है, मैंने एडवांस में लिख रखा है ताकि कम समय में अधिक से अधिक चीजों को अपन कवर कर पाए। तो जनवरी 2010 में जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। निहाल चंद गोयल को इन्हें अध्यक्ष बनाया गया और जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, ये पूरी तरह से आधारित है अपने दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसी के द्वारा। एक्चुअल में परियोजना का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ही किया गया है। अब अगर बात करें कि जब जयपुर मेट्रो कंप्लीट हो जाती है, इसका पहला चरण कंप्लीट हो जाता है, चांदपोल से मानसरोवर तक ट्रेन जब पहली बार रवाना की जानी है, तब उद्घाटन कौन करता है? तब अपनी जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, और 3 जून 2015 चांदपोल से हरी झंडी दिखाकर वो मेट्रो ट्रेन को रवाना करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करें कि इस मेट्रो जो ट्रेन प्रोजेक्ट है ये कितने चरणों में निर्मित की जा रही है और कितने चरणों में निर्मित की जा चुकी है, तो मैं आपको बताऊं कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट है ये, इसके 2 कॉरिडोर हैं। एक है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और एक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी जो अपना कॉरिडोर है वो कॉरिडोर फर्स्ट जो चल रहा है, इसके 2 चरण हैं। पहला है चांदपोल से मानसरोवर जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, फिर उसके बाद इससे चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक ले जाया जाना है। ठीक है, ये तो है कॉरिडोर फर्स्ट। दूसरा जो कॉरिडोर है आपका नॉर्थ टू साउथ, जिसमें कॉरिडोर सेकंड जिसको अपन कह सकते हैं, ये अंबाबाड़ी जो सर्किल आता है, पानी पेच, जब आप चोमुपलिया से आगे निकलते हैं तो पानी पेच सर्कल आएगा और वहां अंबाबाड़ी से लेकर दुर्गापुरा जो क्षेत्र है वहां तक इसे प्रस्तावित किया जाना है। और फ्यूचर की अगर आप लेते हैं तो ये फ्यूचर बनने वाला है कि जयपुर से इसको चोमू तक किया जाना, आगे इसका फ्यूचर है। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रस्ताव जैसा भी नहीं है। ठीक है, बस एक विचार आया था कि इसे आप चोमू तक बढ़ा दें तो सबसे बेहतर सुविधाएं जो यात्री हैं उनको प्राप्त होंगी। आगे बात कर रहे थे कि प्रथम चरण का शिलान्यास कब हुआ, तो प्रथम चरण जब ये प्रारंभ किया गया अपने चांदपोल से मानसरोवर निर्माण के लिए, तो 24 फरवरी 2011 में इस प्रथम चरण को क्या कर दिया गया, प्रारंभ किया गया, प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसके बाद ये अपने को पता होना चाहिए कि आपका जो जयपुर मेट्रो है वो राजस्थान में भारत में कौन से नंबर पर आता है। तो पहली बात तो बता दूं कि भारत की जो प्रथम मेट्रो रेल सेवा है वो कोलकाता में प्रारंभ हुई थी, कोलकाता में प्रारंभ हुई थी, और ये अपने भारत की 6ठी मेट्रो रेल सेवा है, जरूर आप याद रखें। अब आर्थिक सहयोग एक बार एग्जाम में पूछा है कि अपना जो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है इसको आर्थिक सहयोग जो अंशदान मिलता है, ऋण मिलता है, वो किसने अंशदान किया है, तो आर्थिक सहयोग लिया अपन ने एशियाई विकास बैंक से, एक्चुअल में ऋण लिया है और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से अपन ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। ठीक है, अब ये जो अपना प्रोजेक्ट है जिसकी अपन बात कर रहे हैं जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, ये आपको बताऊं कि 27 नवंबर 2015 में जब केंद्र सरकार द्वारा बेस्ट अर्बन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट कैटेगरी के संदर्भ में जब अवार्ड जारी किए गए, तब जयपुर मेट्रो को मिला कमेंडेबल इमर्जिंग इनिशिएटिव अवार्ड। ठीक है, ये अपने जयपुर मेट्रो का अवार्ड रहा है, ध्यान रखिए। अब कुछ जो सरकारी योजनाएं रही उनके अंतर्गत जयपुर मेट्रो जो प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत बड़ी चीजों का निर्माण किया गया है, जैसे ग्रीन एनर्जी मिशन। यहाँ अपन बात करते हैं ग्रीन एनर्जी मिशन के अंतर्गत मानसरोवर में सोलर वाटर प्लांट स्थापित किया है, जो मानिए मानसरोवर जो स्टेशन है ये पूरी तरह से सोलर प्लांट पर आधारित होगा। दूसरा, महिला शक्ति रेलवे स्टेशन, ऐसा मेट्रो रेलवे स्टेशन जहां पे
सभी वर्कर महिलाएं हैं, वो है जयपुर का श्यामनगर मेट्रो रेलवे स्टेशन जयपुर, ध्यान रखिए। ओके, दूसरी बात है धात्री माताएं, जिनके बच्चे छोटे हैं और दूध पिलाने वाले हैं, तो ऐसे में धात्री जो माताएं हैं उनके लिए अमृत कक्ष की स्थापना की गई है मेट्रो रेलवे स्टेशन पर। अमृत कक्ष जहां पे वो बिल्कुल अपने बच्चों को दूध पिला सकेंगी। साथ ही बिजली बचाओ देश बचाओ, बिजली बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत 9 किलोमीटर की लंबाई में, ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, 9 किलोमीटर की लंबाई में बिजली बचाओ देश बचाओ, बिजली बचाओ देश बचाओ प्रोजेक्ट के अंतर्गत एलईडी लाइट को लगाया गया है। 12,800 एलईडी लाइट लगाई गई हैं 9 किलोमीटर की लंबाई में, 9 किलोमीटर की दूरी में। और दोस्तों याद रखिए कि इतनी बड़ी लंबी श्रृंखला में एलईडी लाइट लगाने का ये भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, ध्यान रखेंगे। अब इसके जो चरण हैं, ट्रेन आपको कहां से मिलेगी, कहां गुजरेगी और किन स्टेशन पर ये पहुंचने वाली है, तो उसका एक आरेख अपन बनाने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन इसे समझ लेंगे कि ये कैसा है, कहां से गुजर रहा है, कहां पे आपको छोड़ेगा, इन सभी पे बात करते हैं आगे। आइए दोस्तों बात करते हैं जयपुर मेट्रो जो प्रोजेक्ट है अपना, कहां से गुजरता है, किन किन स्टेशन से निकलता है और कहां तक आपको लेकर जाता है, उन सभी पर अपन बात करने वाले हैं। इसका ये जो आरेख है मैंने पहले ही बना दिया है ताकि अपन कम समय में इसे अपन कंप्लीट कर पाए। तो ये एक्चुअल में मैंने दोनों कॉरिडोर बना दिए हैं। ये वाला जो कॉरिडोर हो गया ये हो गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर हो गया ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है 2 चरणों में बना है। पहला चरण है ये चांदपोल से लेकर मानसरोवर तक, दूसरा जो चरण है वो निर्माणाधीन है चांदपोल से लेकर छोटी चौपड़ होते हुए बड़ी चौपड़ तक। ओके, तो आइए अपन शुरू करते हैं इन प्रोजेक्ट को। तो पहला जो चरण है जो फेज फर्स्ट जिसको अपन कह रहे हैं वो चांदपोल से प्रारंभ होता है, चांदपोल से सिंधी कैंप, ठीक है, और सिंधी कैंप से रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से सिविल लाइन, सिविल लाइन से रामनगर स्टेशन, रामनगर से श्यामनगर स्टेशन। यही है वो श्यामनगर जहां पे स्थापित किया है महिला शक्ति योजना के अंतर्गत, योजना शक्ति के अंतर्गत पूर्ण महिला कार्मिकों वाला स्टेशन श्यामनगर। उसके बाद विवेक विहार, विवेक विहार से न्यू आतिश मार्केट और न्यू आतिश मार्केट से आके मानसरोवर पे ये एंड हो जाता है। ये है फेज फर्स्ट। फेज सेकंड जो है वो है चांदपोल, चांदपोल से छोटी चौपड़, छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़। ये वाला जो फेज सेकंड है ये है निर्माणाधीन। अब दूसरा कॉरिडोर जो सेकंड है वो प्रस्तावित है। एक्चुअल में क्या जो अपना मेट्रो प्रोजेक्ट जो लेकर आए थे वो प्रारंभ से ही 2 ही कॉरिडोर में निर्मित किया जाना प्रस्तावित था। तो पहला जो चरण है बड़ी सफलतापूर्वक अपन ने कंप्लीट किया है। पहले चरण के इस वाले फेज पर कार्य जारी है। इसके जस्ट बाद में अपन इस कॉरिडोर का निर्माण करने वाले हैं। तो जो कॉरिडोर है वो शुरू होता है अंबाबाड़ी से। अंबाबाड़ी आप क्या चोमुपुलिया से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अपने जयपुर के सिटी के अंदर की ओर तब आपको अंबाबाड़ी सर्किल मिलता है। और यहाँ अंबाबाड़ी सर्किल से आप आते हैं तो आपको मिलता है पानीपेच, पानीपेच से सुभाष नगर, सुभाष नगर से सिंधी कैंप। सिंधी कैंप पर ये दोनों कॉरिडोर एक दूसरे से लिंक करेंगे, राइट। सिंधी कैंप के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अजमेरी गेट, अजमेरी गेट से एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल से नारायण सिंह सर्कल आ जाता है। उसके बाद एसएमएस स्टेडियम आ जाएगा और फिर आ जाएगा गांधीनगर मोड़ आएगा। उसके बाद टोंक फाटक और जवाहर कला केंद्र, उसके बाद ये मालवीय नगर और फिर डब्ल्यूटीपी वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, बड़ा ही खूबसूरत है, आप जरूर विजिट करके आए। उसके बाद ये फोर्टिस हॉस्पिटल और लास्ट में दुर्गापुरा पे ये जाके रोड एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जयपुर में बड़ा खूबसूरत सा ये मेट्रो ट्रेन जो प्रोजेक्ट है वो निर्माणाधीन है। आप एंजॉय कीजिए, मेट्रो ट्रेन में आप जाइए, सेल्फी लीजिए, ठीक है, और लेसन याद कीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस जल परिवहन के बारे में, ठीक है। जल परिवहन, देखो मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2015, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2015 को 9 मार्च 2016 को पारित कर दिया गया, यानी कि लागू कर दिया गया, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम से पहले, तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम से पहले हमारे पास जो नेशनल वाटरवेज थे उनकी संख्या थी 6। ठीक है, उनकी संख्या कितनी थी? 6। अब जब राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2015 को हमारे इस 9 मार्च 2016 में जब निर्मित किया गया, पारित किया गया, तब भारत के जितने भी अंतर जलमार्ग थे उन सबको नेशनल मार्ग का दर्जा दे दिया गया और 105 नेशनल जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनका निर्माण किया गया। और ऐसे में हमारे 9 मार्च 2016 का जो अधिनियम है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके अनुसार 6 पहले के 105 नवीन, टोटल मिलाकर हमारे यहाँ हो जाते हैं 111 राष्ट्रीय जलमार्ग। 111 जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो करीब 20,275 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पे राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा रहती है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं प्रधान जो जलमार्ग है हमारे, एक नेशनल वाटरवेज नंबर 1, नेशनल वाटरवेज नंबर 2, नेशनल वाटरवेज नंबर 3, ठीक है, और नेशनल वाटरवेज नंबर 4, ये हमें याद रखने ही रखने। अब इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। ये हमारे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसकी लंबाई है करीब 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर। अब ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है जो 1620 किलोमीटर तक है, ये 2 नदियों पर बना हुआ है। कहाँ से कहाँ तक आता है? ये आता है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और नदी गंगा। गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा को कहते हैं भागीरथी, एक शाखा को कहते हैं हुगली। ठीक है, हुगली भागीरथी। अब यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह है। ठीक है, तो अब प्रयागराज से हल्दिया तक करीब 1620 किलोमीटर की लेंथ में इस पहले यानी NW1 नेशनल वाटरवेज 1 का निर्माण किया गया है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें और किन्हें जोड़ा गया है? इसके साथ झारखंड को भी स्थानीय एक सहायक नदी के द्वारा जोड़ा गया है। अब इसमें नदी कौन कौन सी आती हैं सामान्य, तो इसमें पहले तो मैं बता दूं कि इस मार्ग पे झारखंड भी जुड़ा हुआ है। इसमें जिन नदियों पर इसमें कार्य हुआ है उसमें भागीरथी नदी, हुगली नदी और गंगा नदी। गंगा, भागीरथी और हुगली, ये प्रयागराज से हल्दिया तक ये है हमारा नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ठीक है, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 ये बना हुआ है असम और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर। यहाँ से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है सादिया अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ फिर असम में धुबरी असम। तो सादिया अरुणाचल प्रदेश से धुबरी असम तक ये है नेशनल वाटरवेज नंबर 2। सादिया से धुबरी नेशनल वाटरवेज नंबर 2 नदी है ब्रह्मपुत्र और करीब 891 किलोमीटर की लंबाई में निर्मित है। ब्रह्मपुत्र 891 किलोमीटर की लंबाई में निर्मित। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं NW3। तो NW3 केरल में है, केरल में है ये कोट्टायम एक स्थान है केरल में, कोट्टायम से कोझिकोड तक है, कोट्टायम से कोझिकोड स्थानीय नहरों पर ये राष्ट्रीय जलमार्ग है। कोट्टायम से कोझिकोड NW1 और कहाँ है ये? पूरा का पूरा केरल में ही है, केरल में है। ठीक है, अब बात करते हैं NW4 पर। NW4 दक्षिण भारत में ही है और ये विशेषकर गोदावरी और कृष्णा और इनकी सहायक नदियों पर निर्मित है और ये हमारे भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नाम है नेशनल वाटरवेज नंबर 4। ठीक है,
अब कहाँ से जोड़ता है ये? आंध्र प्रदेश से शुरू होता है काकीनाडा से, ठीक है, काकीनाडा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना से ये आ जाता है अपने तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, और तमिलनाडु में कहाँ तक है? तमिलनाडु में ये पुदुचेरी तक है, पुदुचेरी तक, और इसकी लेंथ है करीब 1095 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो काकीनाडा से अपने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी तक गोदावरी और कृष्णा नदियों और उनकी सहायक नदियों पर इस नेशनल वाटरवेज 4 का निर्माण हुआ है। 1095 किलोमीटर की लंबाई है। भारत का भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय जलमार्ग पर, और उसका नाम है NW69। NW69 मात्र 5 किलोमीटर है और ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का एक स्थान है मणिमुथार, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर निर्मित है 5 किलोमीटर की लंबाई में, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग। अब हम बात करते हैं भारत में वायु परिवहन पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के वायु परिवहन पर। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि वायु परिवहन जो है सबसे महंगा परिवहन का साधन होता है, सबसे महंगा परिवहन का साधन होता है, ठीक है। अब हमारे भारत में जब वायु परिवहन की शुरुआत हुई तो पहला जो वायु परिवहन सेवा थी वो वास्तव में मतलब यात्री परिवहन सुविधा नहीं थी, ठीक है, यात्री परिवहन सुविधा नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क जैसा कुछ मामला लगा कि यार रिस्क है ये वो सब। तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो डाक परिवहन सेवा यानी एयरमेल सेवा प्रारंभ की गई। तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य डाक परिवहन सेवा यानी एयरमेल है ना, वायु डाक परिवहन सेवा की शुरुआत हो गई। ओके, सब अच्छा रहा, लंबे समय तक ये सेवाएं चलती रही। उसके बाद 1932 में टाटा के द्वारा है ना, टाटा कंपनी के द्वारा, टाटा एयरवेज के द्वारा 1932 में कराची से लेके चेन्नई तक, क्योंकि कराची हमारा ही था उस समय, तो कराची से चेन्नई तक ये परिवहन सेवा, यात्री परिवहन सेवा पहली बार भारत में शुरू हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1934 में हमारे यहाँ भारत में ही 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी बनाई गई। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का निर्माण किया गया 1934 में, और इसने कंटिन्यू वो सेवाएं देना प्रारंभ किया कराची से चेन्नई, ठीक है। अब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये जो कंपनी थी, इस कंपनी का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आज तो निजीकरण किए जा रहे हैं, उस समय राष्ट्रीयकरण किए जा रहे हैं। निजीकरण के अपने कुछ नुकसान हैं, अपने कुछ फायदे भी हैं, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये हमारा जो एयरवेज था, इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब किया गया? 1953 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 1953 में राष्ट्रीयकरण जब किया गया तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे भारत में 11 जो एयरवेज कंपनियां थी, 11, ठीक है, बड़ी बात है, बल्कि आज़ादी से पहले हमारे भारत में 11 एयरवेज कंपनियां थी और 61 हवाई अड्डे हो गए थे, ठीक है। अब जब 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया तो भारत सरकार ने जो समस्त था अपने हाथों में ले लिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं तो भारत में वायु परिवहन की सेवाओं में विस्तार के लिए हमारे भारत में 1 अप्रैल 1995 में एक संस्थान की स्थापना की, जिसको कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब 1 अप्रैल 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना हो गई थी। अब इसके द्वारा 2 तरह की सेवाएं हमारे भारत में एयरवेज में दी जाती हैं। एक तो दी जाती है अंतर्देशीय सेवाएं, यानी कि देश के भीतर अंतर्देशीय
और एक दी जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं। तो जो अंतर्देशीय मतलब देश के भीतर है तो उसको तो हम सामान्यतः इंडियन एयरलाइंस कहते हैं, और जो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको हम एयर इंडिया इंटरनेशनल कहते हैं, एयर इंडिया इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं कि हमारा भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो संख्या हो गई है वो बढ़कर हो गई है 34, यानी कि 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवार लिख देता हूं मैं, जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे की संख्या की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित यात्री विमान बताएं कौन सा है। तो भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित जो यात्री विमान है वो है सारस। ठीक है, क्या नाम है उसका? सारस, और वो 2004 में हम उड़ान के लिए रेडी हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आता है कि निजी क्षेत्र का पहला एयरपोर्ट कब मतलब कहाँ स्थापित हुआ। तो निजी क्षेत्र का पहला एयरपोर्ट हमारे कोचीन में स्थापित हुआ था, यानी कि केरल में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसे एयरपोर्ट बताता हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो होता है ये वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? मुंबई में। बस ये आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अब एक और चीज बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर में यानी निजी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए हमारी जो एक कंपनी है उसका नाम है पवन हंस लिमिटेड, और ये ना ISO प्रमाणित सेवा है। देखो जबरदस्त चीज है, ISO प्रमाणित सेवा है ये पवन हंस लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ये ध्यान रखना। तो निजी क्षेत्र में आपको अब सुनते हैं ना कि भाई दूल्हा करोड़पति था, वो अपनी बारात हेलीकॉप्टर में दुल्हन को लेके गया, ऐसा कुछ। तो आप भी यदि हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हन को लेके जाना चाहते हैं तो आप पवन हंस से संपर्क करें। ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो ये था हमारे भारत में परिवहन, हमने सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन सभी पर हम बात करी है। ठीक है, तो ओके, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।